ओके, तो इस वीडियो में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ओजाइव कर्व कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं एक एक करके। तो क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है हमें पहले वो समझना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी समझ रखा है पहले की वीडियोज़ में कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई आपका आउटकम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, या कोई सिनेरियो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप जब फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हो और एक रनिंग टोटल क्रिएट करते हो तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ डेटा शीट। ठीक है, तो रनिंग टोटल होता है आपको डेटा शीट में रनिंग टोटल जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज़ का, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू डिफरेंट वेज। पहला आपका होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप किसी वैल्यू से लेस देन वैल्यूज़ देख रहे हो तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एंड अगर किसी वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यूज़ देख रहे हो तो वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक एक करके समझते हैं दोनों, तब हमें एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो पहले देखिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम समझते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रीसीडिंग क्लासेस टू अ क्लास। ठीक है, मतलब इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज। हम सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर रहे हैं, कौन सी? प्रीसीडिंग क्लासेस टू अ क्लास। मतलब मान लीजिए आपने कोई क्लास लिया तो उस क्लास के पहले जितने भी क्लासेस आ रहे हैं या उस क्लास के ऊपर जितने भी क्लासेस आ रहे हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज को जब आप ऐड करते हो तो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। ओके, and the upper limit of a class interval is used to determine the less than value for that cumulative frequency। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस डेफिनेशन पर वापस आऊँगा तो आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे अगेन वही डेटा ले लेंगे जो हम पिछले की कुछ वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में और आउट ऑफ 50 उनको मार्क्स दिए गए, मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बना के दिखाया था कि आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, और पिछली वीडियो में हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड्स आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ पे जो आप जो डेटा टेबल देख सकते हो ये एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 10 है ये यहाँ इंक्लूडेड नहीं होता, यहाँ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने लास्ट वीडियो में बना रखा था। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम आपको लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए करते क्या, हम यहाँ पे दो कॉलम नए ऐड करेंगे इस टेबल में, तो मैंने उसको यहाँ पे नीचे बना रखा है, आप देखिए। ठीक है, टैली मार्क्स अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टैली मार्क्स तो बेसिकली काउंटिंग के लिए होता है। काउंटिंग के बाद जब आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली तो टैली मार्क्स को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो आप उसको साइड कर सकते हो। और उसके बाद देखो हमें यहाँ पे मार्क्स हमें मिल गया है, ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब हमें देखिए दो कॉलम नए कॉलम बनाने, एक होता है लेस देन मार्क्स का और दूसरा होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब देखिए ये डेटा में अगर मान लीजिए 0 से 10 वाला क्लास लिया जा रहा है तो यहाँ पे बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए होंगे। ओके, मिनिमम मार्क्स किसी बच्चे का 0 हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकता है। अब अगर आप बोलेंगे मैक्सिमम मार्क्स 10 हो सकता है तो आप गलत होंगे, क्योंकि 10 जो है वो यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बच्चे का मार्क्स जो है वो 10 से कम होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये 10 यहाँ इंक्लूडेड नहीं होता है, बिकॉज दिस इज़ अ एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे का मार्क्स यहाँ पे 10 से कम होगा। ओके, और वो जो है हम इस कॉलम में लिखेंगे लेस देन मार्क्स। तो 0 से 10 वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेके अप टू 10 हो सकते हैं। एग्जैक्टली 10 नहीं हो सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं या 10 से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन मार्क्स में हम क्या लिखेंगे? लेस देन 10 लिखेंगे इस तरह से। ठीक, ऑब्वियसली अगर बच्चे का मार्क्स 0 से 10 के बीच में है तो वो लेस देन 10 मार्क्स होगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स 10 से कम है, 0 से 10 के बीच में है, 10 से कम है। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो अभी यहाँ पे 5 ही रहेगी। ओके, फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं जिसमें 10 से 20 मार्क्स है। तो बच्चे का मार्क्स 10 हो सकता है या 10 से ज़्यादा हो सकता है, और 20 से कम हो सकता है, लेस देन 20 हो सकता है। 20 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 20 यहाँ पे आता है, तो 20 से कम मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा रो बनेगा वो होगा लेस देन 20 मार्क्स के बच्चों का। ठीक है,
अब लेस देन 20 वाले में अब आप सोचने की कोशिश करिए, जिस बच्चे का मार्क्स 20 से कम आ रहा है वो तो ये 12 स्टूडेंट्स हैं ही जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में 12 स्टूडेंट्स हैं। बट हमें केवल 10 से 20 वाले मार्क्स के बीच के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें 20 से कम मार्क्स पाए सारे बच्चे चाहिए। ठीक है, मतलब 20 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे, ये 12 बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, और ये 5 स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 से कम आ रहे हैं तो उसमें 10 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मार्क्स 10 से कम है तो उसका मार्क्स ऑब्वियसली 20 से कम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 20 वाले बच्चे हमारे ये 12 नहीं, ये 5 + 12 ये सारे बच्चे हो जाएंगे जिनके मार्क्स जो है आपके 20 से कम है। तो 5 + 12 यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा। ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, आप पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है। अगला जो है वो क्या आएगा, लेस देन 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट 30 है तो लेस देन 30 आएगा। ठीक है, अब लेस देन 30 वाले में ये स्टूडेंट्स तो आएंगे ही, 5 स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, ये 12 स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, एंड ये 5 स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में। ये सारे स्टूडेंट्स इस लेस देन 30 वाले रो में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे का मार्क्स 20 से कम है या जिस बच्चे का मार्क्स 10 से कम है उसका मार्क्स ऑब्वियसली 30 से भी कम ही होगा। तो इसमें यहाँ पे ये सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप तो चाहो तो 5 + 12 + 5 कर सकते हो, या फिर जो इजी तरीका होता है वो ये होता है कि आपने 5 और 12 ऑलरेडी ऐड कर रखा है जिसका सम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 17। ठीक है, तो 17 तक हमने ऐड कर रखा था, बस अब ये 17 में हम ये 5 और ऐड कर देंगे लेस देन 30 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया लेस देन 30। ओके, उसी तरह से आगे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 40 है, तो लेस देन 40 वाले स्टूडेंट्स हम लेंगे। अब लेस देन 40 वाले स्टूडेंट्स में लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10 सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले इतना जो था उसका रनिंग टोटल 22 था। देखिए वही रनिंग टोटल की बात हो रही थी डेफिनेशन में, अगर आप याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रनिंग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तक इतने का रनिंग टोटल जो था वो 22 था। अब लेस देन 40 में ये 4 एक्स्ट्रा बच्चे और इंक्लूडेड हो गए, तो फिर यहाँ पे ये 22 में आप बस ये +4 कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे 26 आ जाएगा। या तो आप चाहो तो इन चारों को ऐड कर सकते हो, इन चारों को ऐड करोगे तो 26 आएगा, या एक तरीका होता है कि ये 22 में बस आप ये +4 करके यहाँ आंसर लिख लेंगे 26। दोनों तरीका सही है। एंड लास्टली लेस देन 50। लेस देन 50 तो भाई इसमें अब आप खुद ही सोचिए, मैक्सिमम मार्क्स 50 था तो लेस देन 50 में तो सारे बच्चे ही आ जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ही 50 था। ठीक है, तो अगेन आप इन सारी चीज़ों का ऐड कर सकते हो, इसका टोटल 30 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 30 ही आएगा। ये भी एक तरह से एक चेक होता है, ठीक है, कि हाँ हमने एडिशन सही किया है, क्योंकि लास्ट वाला जो वैल्यू है उसमें सारे स्टूडेंट्स या सारे आपके जो एंट्रीज़ है वो इंक्लूडेड होने चाहिए, तो ये लास्ट वाला जो 30 है ये इससे मैच करना चाहिए। तो हमने एडिशन सही किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सही आएगा। तो ये जो है हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो टेबल होता है इसको हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लेस देन अलग अलग जो लिमिट्स हैं उनसे कम मार्क्स वाले कितने बच्चे आ रहे हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने आपको बना के दिखाया। अब अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कह रहा था, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रीसीडिंग क्लासेस टू अ क्लास। अगर किसी भी क्लास का आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो उस क्लास के पहले, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, उस क्लास के पहले जितने भी उस क्लास के पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप ऐड कर देंगे अपने क्लास में, तो आपको उस क्लास का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, लेस देन 40 में हम क्या कर रहे थे, 26 पाने के लिए ये जो हमारा क्लास है लेस देन 40 वाले में, ये 4 जो था इस क्लास के प्रीसीडिंग, मतलब इसके पहले जो क्लास आए थे उन सब की फ्रीक्वेंसीज हमने इसमें ऐड कर दी थी तो हमें 26 मिल रहा था। ये डेफिनेशन का मतलब है। ओके, और उसमें एक चीज़ और कह रहा था डेफिनेशन में कि द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज यूज टू डिटरमाइन द लेस देन वैल्यू। ठीक है, लेस देन वैल्यू मतलब लेस देन कितना, उसके लिए हम क्लास का अपर लिमिट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लेस देन 10 लिखा था, तो लेस देन 10 क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 है, तो हम क्लास का अपर लिमिट यूज़ करते हैं लेस देन वैल्यू डिफाइन करने के लिए। जैसे 20 से 30 का जो अपर लिमिट है वो 30 है, तो यहाँ पे हम लेस देन 30 लिखेंगे।
और ये हमारा जो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हमारा बन जाता है। तो ये इसी तरह से बनता है, काफ़ी सिंपल है। ओके, अब इसी तरह से हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल सक्सीडिंग क्लासेस, मतलब उस क्लास के बाद जितने क्लास हैं उन सब के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं आप अपने क्लास में, गिवन क्लास में जिसमें आप अभी हो उसमें ऐड कर दोगे तो आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा ऑफ ऑल सक्सीडिंग क्लासेस टू अ क्लास। किसी क्लास के बाद जितने क्लास आ रहे हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज उस क्लास में ऐड कर दी जाए तो वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अब जिस तरह से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आप किसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट यूज़ करते थे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करने के लिए या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आप किसी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज यूज टू डिटरमाइन द मोर देन वैल्यू फॉर दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे ज़्यादा वाला जो टर्म होता है मोर देन, जैसे कि यहाँ पे अब अगेन हम एग्जांपल देखते हैं तो वही सेम डेटा टेबल है। ठीक है, 0 से 10 के बीच में हम आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें मोर देन वैल्यू के लिए हमें लोअर लिमिट यूज़ करना है। तो यहाँ पे 0 है लोअर लिमिट, तो मोर देन 0। ठीक है, मोर देन 0। तो मोर देन 0, अब आप सोचिए कि भाई 0 से सारे बच्चों के मार्क्स तो 0 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो 0 से ज़्यादा तो सारे ही बच्चे आ रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली इसके सक्सीडिंग जितने भी क्लासेस हैं, सक्सीडिंग का मतलब होता है इस क्लास के बाद जितने भी क्लास आ रहे हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी आप गिवन क्लास में ऐड कर दोगे। तो अभी आप जिस क्लास इंटरवल में हो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं 12, 5, 4 और 4, इन सब को आप 5 में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने सारी चीज़ें जोड़ दी हैं तो उसका सम टोटल 30 ही आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगेन ये ऑब्वियस है। ठीक है, 0 से सारे बच्चों के मार्क्स 0 से ज़्यादा ही आए हैं। अगर आपको डेटा टेबल या आपको जो रॉ डेटा होगा अगर आप उसमें देखोगे, ठीक है, तो रॉ डेटा में अगर आप देखोगे तो सारे बच्चों के मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स है वो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो सारे बच्चों के मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं, तो मोर देन 0 वाले जो हैं आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स उसमें आ जाएंगे। ओके, आगे उसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाएंगे। यहाँ पे 10 से 20, तो हमें मोर देन लिखना है, तो 10 से ऊपर, 10 से ज़्यादा मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे हमारे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन 10। अब आप सोचिए मोर देन 10 वाले में क्या ये 5 स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे? तो आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका मार्क्स लेस देन 10 है, हमें मोर देन 10 चाहिए। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले ये 12 स्टूडेंट्स और 12 के बाद जो सारी एंट्रीज आ रही हैं ये 4 फ्रीक्वेंसीज हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये 5 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे ये बच्चे, क्योंकि उनका मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में है। हमें मोर देन 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो हम केवल इतनी चीज़ें ऐड करेंगे, या ऐसे हमारा डेफिनेशन कह रहा था कि किसी भी क्लास के सक्सीडिंग क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी। तो अभी हम इस क्लास में है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 थी, और 12 के बाद जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमें यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। तो या तो आप इन चारों को ऐड कर सकते हो, या फिर एक तरीका ऐसा भी होता है कि देखिए आपको पाँचों का तो सम पता है 30 आ रहा था। ठीक है, अब हम बस केवल ये 4 ऐड कर रहे हैं, 5 हटा रहे हैं, तो आप 30 में से क्या कर सकते हो, 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन चारों का सम आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, या तो आप इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर लो, 12 + 5 + 4 + 4, या फिर आप 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि आपको रिमेनिंग का सम मिल जाए। ठीक है, तो वो आपका 25 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेटा टेबल बड़ा होगा तो आप बार बार सारी वैल्यूज़ एक एक करके ऐड करने में टाइम लगता है। तो उसका ट्रिक ये होता है कि आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू तो आपको टोटल पता ही है 30। ठीक है, अब 30 के बाद जो नंबर आएगा उसमें से हम ये 5 घटा देंगे तो 25 आएगा। उसी तरह से आगे आप देखेंगे आगे कि अब 25 के बाद वाला जो है तो फिर उसमें मैं 12 घटा दूंगा, क्योंकि मुझे केवल इन तीनों का सम चाहिए होगा। तो आगे बढ़ते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 20 से 30 है, तो हमें मोर देन 20 चाहिए। ठीक है, अब मोर देन 20 वाले में हमारे ना तो ये स्टूडेंट्स आएंगे ना ये स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, हमें केवल इतने का सम चाहिए, या तो आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए 5, 4, 4। ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे ये 25 है। ठीक है, ये 25 है, और अब हमें ये 12 स्टूडेंट्स भी हटाने हैं यहाँ से। ठीक है, 30 में से ये 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हट गए थे, तभी हमें जाके 25 मिला था। अब ये 25 में से ये 12 स्टूडेंट्स और हमें हटाने हैं, तब हमें नेक्स्ट वाला एंट्री मिलेगा। तो आप 25 - 12 कर सकते हो, जो कि आपको 13 देगा, या फिर आप 5 + 4 + 4 कर सकते हो, वो भी आपको 13 देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। नेक्स्ट उसी तरह से जल्दी से कर लेते हैं मोर देन 30।
तो मोर देन 30 के लिए 30 से ज़्यादा तो ये 4 + 4 होगा, ठीक है 8, या फिर आप 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको 8 मिलेगा। एंड लास्ट वाला जो आपका आता है मोर देन 40, तो देखिए 40 से ज़्यादा मार्क्स, 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे वो 40 से 50 वाले क्लास इंटरवल में आएंगे, तो वो केवल 4 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट एंट्री होती है वो आपका बेसिकली, क्योंकि आप केवल 4 ले रहे हो, 4 के अलावा और कुछ नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपका केवल 4 आएगा। तो ये आपका जो है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी हमने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। दोनों ही काफ़ी ईजी हैं, ठीक है। रनिंग टोटल होता है, जैसे यहाँ पे हम रनिंग टोटल में क्या कर रहे हैं कि बाद के सारे एंट्रीज़ ले रहे हैं, तो मोर देन 0 में ये सारे आ गए, ठीक है। फिर मोर देन 10 में ये 4 आ गए, मोर देन 20 में ये 3 आ गए, एंड सो ऑन, इस तरह से। एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, किसी भी क्लास के प्रीसीडिंग जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो हम सारे ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से मोर एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है, ये हमने बता दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो हमारा जो है वो ओजाइव होता है, ठीक है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। तो ये क्या होता है ये हम समझते हैं। तो ओजाइव, अब देखिए इसको ओजाइव प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, ओ गिव नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, लिखा जाता है ओ गिव, बट इसको ओजाइव प्रोनाउंस किया जाता है। ये जी जो है वो एक जे की तरह प्रोनाउंस होता है, ठीक। तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ओ गिव नहीं ओजाइव इसको कहते हैं। तो ओजाइव इज़ अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व। अब ये देखिए ध्यान रखिएगा, अभी हम बनाएंगे इसको, तो ये स्मूथ फ्री हैंड कर्व होना चाहिए, मतलब इसको बनाते टाइम आपको स्मूथली अपने हैंड से ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको किसी रूलर का इस्तेमाल या स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है इसको बनाते टाइम, ठीक। ये ग्राफ होता है जो अभी हम आपको बना के दिखाएंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ अ डेटा सेट। तो बेसिकली आपने जो अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है, मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी को हम ग्राफिकल मैनर में हम डिनोट अब यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो ओजाइव भी आपके दो तरीके के होते हैं, क्योंकि आपने लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है, तो उसी तरह से ओजाइव भी आपका लेस देन ओजाइव एंड ग्रेटर देन ओजाइव आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस से वही दोनों डेटा सेट जो अभी हमने लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कैलकुलेट किए थे, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से बना दिए हैं, आप देख सकते हो सेम ही चीज़ है, ठीक है। लेस देन मार्क्स एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये चीज़ इतनी, एंड मोर देन मार्क्स एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये चीज़ इतनी। तो अब इसी को चीज़ जो है हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है, ठीक। ग्राफिकली ड्रॉ करने में क्या होता है, जो लेस देन और मोर देन वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इसको टेक्निकली हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो अच्छा, ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रेंज क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ वैल्यू जा रही है, एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू जा रही है और वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं 10, 20, 30, 40, 50 हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 हो रही है। तो बेसिकली आपकी वैल्यूज़ मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 50 है यहाँ पे, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप देख सकते हो कि मिनिमम यहाँ पे ऐसे यहाँ 5 है और यहाँ मैक्सिमम 30 है, यहाँ मैक्सिमम 30 है और मिनिमम 4 है। तो बेसिकली मैक्सिमम यहाँ पे 30 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 थे, तो 0 से 30 के बीच में जाएगा वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या जो आपका एक्स एक्सिस है वो 0 से लेके 50 तक जाएगा, क्योंकि मार्क्स आपके 0 से 50 हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपका मार्क्स होगा जो कि 0 से 50 होगा, एंड वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि 0 से 30 के बीच में होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मार्क्स डिनोट करने वाला हूँ, और मार्क्स मैंने बताया था कि 0 से 50 तक जा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू मैंने 0 रखी है और मैक्सिमम वैल्यू मैंने 50 रखी है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं, तो वाई एक्सिस पे आप वैल्यू देख सकते हो कि ये 0 से 30 तक जा रहा है, ठीक। एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप चाहो तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं यहाँ पे मार्क्स लिख सकते हो, ये मार्क्स है, एंड वाई एक्सिस पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्राफ बनाते टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स यूजुअली देखते हैं, ठीक है, कि आपने ग्राफ का स्केल लिखा है कि नहीं। स्केल का क्या मतलब होता है मैं बता दे रहा हूँ। स्केल का मतलब होता है कि आप किसी एक्सिस पे कितने यूनिट्स
कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब हुआ, चलिए अगर हम एक्स एक्सेस को गौर से देखें यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे हम मार्क्स दिखा रहे हैं, ठीक। अब मैंने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, जो मेरे पास जो ग्राफ शीट है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये जो लेंथ होती है इसको मैं एक यूनिट बोलूँगा, ठीक है, इसको मैं वन, ये 1 यूनिट होगा, या फिर ये जो है मेरा वर्टिकल में ये 1 यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा स्मॉलेस्ट डिवीजन है इस ग्राफ पेपर का, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है इस ग्राफ पेपर का, तो इसको मैं 1 यूनिट बोलूँगा। अब अगर आपको एग्जाम में ग्राफ शीट मिल रही है तो वो ग्राफ शीट में जो बॉक्सेस होंगे, ठीक है, ये आपके बॉक्सेस यूजुअली 1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका ये 1 सेंटीमीटर है, आप स्केल से मेजर करके देख सकते हो, तो आपको इसको 1 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ पे सच यहाँ पे मेरे पास कोई रूलर नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको जो है वो 1 यूनिट लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, या इसको जो है मैं वो 1 यूनिट लिखूँगा। ओके, तो ये मेरे लिए 1 यूनिट है, बट आपके लिए ये हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है आपके लिए इंच हो, डिपेंड करता है आपके पास ग्राफ शीट कैसी है। ओके, तो स्केल यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सेस पे अगर आप देखोगे तो एक नहीं 2 यूनिट जो है मेरे, वो 2 यूनिट कितने के बराबर है, वो 2 यूनिट मेरे 10 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 यूनिट जो है वो मेरा 0 से 10 जा रहा है, तो 10 मार्क्स के बराबर है, या फिर यहाँ पे ये जो 2 यूनिट है वो 20 से 30 जा रहा है, मतलब 10 मार्क्स के बराबर है। तो स्केल जो है मैं ग्राफ का सबसे पहले लिखता हूँ, ठीक है। स्केल में मैं लिखूँगा 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पहली चीज़, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट मेरे 10 मार्क्स के हैं। अगेन अगर आपके ग्राफ शीट में जो 1 यूनिट है अगर वो सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे आप यूनिट की जगह सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो 2 यूनिट जो है वो मेरा 5 स्टूडेंट्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखो, अगर आप ये 2 यूनिट जो है वो तो 15 से 20 जा रहा है, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल में मैं ये भी लिखूँगा 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो है मेरा स्केल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको कोई भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ शीट पे आपको स्केल लिखना पड़ेगा कि एक्स और वाई एक्सिस पे आप कितनी वैल्यूज़, एक यूनिट आपका कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद जो है हम अपना ओजाइव बना के दिखाते हैं आपको। तो ओजाइव बनाने के लिए पहले जो है चलिए मैं लेस देन ओजाइव बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी पॉइंट ग्राफ पे बनाने के लिए दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक वाई एक्सिस की वैल्यू। एक्स एक्सिस की वैल्यू जिसको आप एब्सीसा कहते हैं, एंड वाई एक्सिस की वैल्यू जिसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो लेस देन 10 मतलब 10, और उसके करस्पॉन्डिंग आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 10,5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 10 एंड वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स, ठीक। तो पहली जो एंट्री होगी वो मेरी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे 10, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे 5। तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको केवल डॉट बना सकते हैं, मैं यहाँ पे डॉट बना के सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जैसे ये ईजी पड़े, ठीक है, आपको बनाने का तरीका जैसे आप चाहें बना सकते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आप चाहो तो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, 10,5 इस तरह से, ठीक है। तो अब इसी तरह से जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 20 आता है और 17 आता है, ठीक है। तो 20,17 हमारा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 17, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 20 एंड वाई एक्सिस पे, अब देखिए 17 जो है ना वो मुझे यहाँ एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि मेरा जो ग्राफ है उसमें फाइनाइट स्मॉलर डिविजन्स नहीं है, ठीक। आपको जो ग्राफ शीट एग्जाम में मिलेगी उसमें और भी फाइनाइट डिविजन्स होंगे, तो आप एग्जैक्टली 17 गिन के लगा सकते हो कि मैं आपका 17 कहाँ आएगा। मेरा 17 मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो मैं बस एक रफली मैं 17 यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो 17 मुझे पता है कि 15 से ज़्यादा होगा, 20 से कम होगा, तो बीच में कहीं आएगा, ठीक है। और 15 और 20 के बीच में जो है वो मेरा 17.5 कहीं आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में। तो 17 जो है वो मेरा 17.5 या इस लाइन से हल्का सा नीचे होगा, ठीक है। तो मैं रफली जो है यहाँ पे 17 जो है यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा इस तरह से, ओके। अगेन आपको ग्राफ शीट दी रहेगी एग्जाम में, उसमें एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि 17 आपका कहाँ आने वाला है। यहाँ पे मेरे ग्राफ में फाइनाइट डिविजन्स नहीं है, तो इसलिए मुझे गेस करके मार्क करना पड़ रहा है, ओके। बट दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे 20,17 मेरा अगला पॉइंट हो गया, उसी तरह से बाकी के पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 30,22 आएगा मेरा, ठीक है। तो 30 और फिर देखिए 22 जो है वो मेरा यहाँ पे आएगा, ओके। 20 से ज़्यादा, 25 से कम, यहाँ पे आएगा 22,
ठीक, 30,22। अगला जो पॉइंट है वो मेरा क्या होगा, 40,26 होगा। ठीक, तो 40 एंड 26 जो है वो मेरा 25 से जस्ट ज़्यादा होगा, 26 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, 40,26 एंड लास्ट वाला जो मेरा पॉइंट है वो मेरा जो है 50,30 होगा। ठीक, तो 50,30 मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो ये आपके क्या कहते हैं सारे पॉइंट्स हो गए जो आपने मार्क कर लिए हैं। अब जो ओजाइव कर्व होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओजाइव कर्व जो होता है वो आपका एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको इसको ऐसे देखिए, स्ट्रेट लाइन से अगर आप स्केल से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो फिर ये ओजाइव नहीं है। ठीक है, इसको ओजाइव नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शार्प बेंड आ रहा है जहाँ जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। हमें इसे स्मूथ फ्री हैंड बनाना है, तो स्मूथ फ्री हैंड बनाने के लिए आप बेसिकली जो है लाइंस ऐसे स्मूथ आप ड्रॉ कर सकते हो, देखिए जहाँ पे ज़्यादा बेंड ना है इस तरह से, और कोशिश करेंगे कि आपका जो स्मूथ आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो वो इन सारे पॉइंट से पास हो। ओके, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कर्व में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो ये तो आपका जो कर्व है ये आपके सारे अपर लिमिट्स तक तो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो आपके 30 थे। ठीक है, एंड जो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल मार्क्स था वो आपका 50 था। ठीक है, तो कर्व जो है वो आपका क्या कहते हैं 50,30 तक गया है, अपर लिमिट तक तो गया है, बट लोअर लिमिट जो कि 0,0 है वो वाला एंड टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो वाला एंड टच नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो है वो क्लास इंटरवल हम हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम तभी ऐड करते हैं जब हमें ओजाइव बनाना होता है। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके पास जो क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्लास इंटरवल्स में जो हमने लेस देन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, देखिए सारी लेस देन वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, ये सारी वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं। एक्सेप्ट कौन सा क्लास लिमिट हमने इस्तेमाल किया है, 0 हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। लेस देन 0 वाला कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं रो नहीं है हमारे पास, तो एक रो हम यहाँ पे और बनाएंगे लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से और फिर 0 से 10 मार्क्स कम, मतलब -10 से 0। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्लास यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं एडिशनल अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। ये क्लास इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता था, ये क्लास इंटरवल बस हम हमारा जो लेस देन ओजाइव है उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल ऐड कर रहे हैं लेस देन 0 का, ताकि हमारा ओजाइव जो है वो हमारे ओरिजिन से स्टार्ट हो सके। ठीक, तो लेस देन 0 और फिर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल -10 से 0 ले आएंगे। ऑब्वियसली इसमें कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भी किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 0 से कम नहीं है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे का मार्क्स 0 से कम नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, किसी भी बच्चे का मार्क्स 0 से कम नहीं है, तो इसका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगा। और फिर आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें जो है अपना 0,0 वाला ओरिजिन वाला पॉइंट मिल गया है, तो उसको हम मार्क कर सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 0,0 इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। एंड अब जो है ये ओजाइव है, इसको मैं कंटिन्यूस पूरा कर्व एक स्मूथ फ्री हैंड बना सकता हूँ, तो मैं फिर से बना दूंगा इसको। ठीक, और इस तरह से सारे पॉइंट्स के थ्रू पास होते हुए आप कोशिश करोगे कि आपका कर्व जो है वो जितना स्मूथ हो सके और सारे पॉइंट्स के थ्रू जितना बेटर पास हो सके उतना अच्छा है। तो ये आपका जो है लेस देन ओजाइव कर्व होता है। ठीक, और इसको मैं लेजेंड में यहाँ पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, कि जो मेरा जो येलो वाली लाइन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा जो है दिस रिप्रेजेंट्स लेस देन ओजाइव। ठीक है, क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इसी ग्राफ पे मैं ग्रेटर देन ओजाइव भी बनाऊंगा, तो दोनों मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे येलो कलर से जो बनाया है वो मेरा लेस देन ओजाइव है। ठीक, उसी तरह से ग्रेटर देन ओजाइव बना देते हैं। तो ग्रेटर देन ओजाइव के लिए अगेन हम अपने कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन या मोर देन ओजाइव हमें बनाना है। ठीक है, तो मोर देन 0 मार्क्स हमारे 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो 0,30 है। ठीक, तो एक्स एक्सेस पे 0 एंड वाई एक्सेस पे 30। देखिए इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँगा, ग्रीन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 0,30 मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से। अगला मेरा पॉइंट आएगा 10,25, तो 10,25 यहाँ पे आ जाएगा मेरा।
ठीक है। नेक्स्ट मेरा है 20,13, 20 एंड 13 जो है देखिए मेरा 15 से कम होगा, और यहाँ पे 10 और 15 के बीच में ये 12.5 होगा, तो 13 इससे जस्ट ऊपर आएगा। ठीक, अगेन आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप एग्जैक्टली 13 मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे रफली मार्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया 20,13 यहाँ पे आएगा। ओके, अगला पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, 30,8 है। 30,8 जो है वो मेरा ये 7.5 होगा, तो 8 जो है वो मेरा 7.5 के जस्ट ऊपर होगा। उप्स, तो 30,8 यहाँ आ जाएगा मेरा। एंड फिर लास्ट जो है हमारा वो क्या 40,4 है, तो 4 जो है वो 5 से जस्ट कम होगा, तो हम इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे 40,4। ओके, एंड फिर हम हमारा ओजाइव कनेक्ट करेंगे। अगेन आप देख सकते हो इस तरह से ये सारे पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। अगेन आप देख सकते हो कि जो आपका ओजाइव है, ठीक है, मोर देन ओजाइव, वो आप देख सकते हो कि आपका जो फाइनल पॉइंट है वहाँ पे जाके एंड नहीं हो रहा है, वो बीच में ही रुक जा रहा है। ठीक है, अगेन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम वही चीज़ करेंगे जो हमने लेस देन ओजाइव के लिए किया था। हमको एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल और अपने तरफ से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगेन आप यहाँ पे देख के समझने की कोशिश करिए। मोर देन ओजाइव में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से लिमिट्स यूज़ किए हैं, 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो हमने 0, 10, 20, 30, 40 यूज़ किया है, 50 अभी तक यूज़ नहीं किया है, मतलब हमने मोर देन 50 वाला कॉलम जो है वो हमने नहीं बनाया, मोर देन 50 वाला रो हमने नहीं बनाया है। तो हम अपने तरफ से एक मोर देन 50 वाला रो ऐड कर देंगे। इसको मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो है हम तभी बनाते हैं जब हमें ओजाइव कर्व बनाना होता है। ठीक है, मोर देन 50 के लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल बनाएंगे 50 से 60 का। ऑब्वियसली देखिए ये वाला जो है हम एडिशनल अपने तरफ से बना रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 50 से ज़्यादा मार्क्स किसी बच्चे को मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि एग्ज़ाम 50 मार्क्स का ही था। ठीक है, हमने बस अपने एंड से ये एक एक्स्ट्रा जो है कॉलम हमने बनाया है। उसी तरह से जैसे पिछले वाले केस में हमने एक -10 से 0 का बनाया था, बट किसी भी बच्चे को 0 से कम मार्क्स नहीं मिल सकता क्योंकि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो 50 से 60 वाला कॉलम जो है ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को 50 से ज़्यादा मार्क्स मिल ही नहीं सकता क्योंकि एग्ज़ाम ही 50 मार्क्स का था, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगी। एंड मोर देन 50 अगेन किसी बच्चे को नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो लास्ट वाली जो एंट्री आपकी आएगी वो आप देख सकते हो कि 50,0 होगी। ओके, तो जो 50,0 वाली जो एंट्री है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 50,0। एंड फाइनली हमारा जो मोर देन ओजाइव है उसको हम एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व से कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जो कर्व है, ठीक है, दिस इज माय मोर देन ओजाइव। ठीक, तो ये फाइनल आपका ग्राफ है। ठीक है, ये फाइनल आपके दोनों ओजाइव हैं जो मैंने एक ही ग्राफ पे बना रखा है। ठीक है, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही बनाने को आए। आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि आप मोर देन ओजाइव बनाइए, लेस देन ओजाइव बनाइए। ठीक है, या फिर अगर दोनों बनाने के लिए आएगा तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा कि दोनों एक ही ग्राफ पे बनाना है कि अलग अलग बनाना है। बट ओजाइव जो है हमारा ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें मोर देन ओजाइव चाहिए कि लेस देन ओजाइव चाहिए। ओके, अब ओजाइव से हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं। चलो ये हमने ग्राफ हमने बना तो लिया, ये कर्व हमने बना तो लिया, पर इस कर्व से हमें समझ क्या आ रहा है? ठीक है, ये कर्व हमें बता क्या रहा है? तो देखिए ये कर्व जो होता है बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स का आइडिया होगा तो कोई भी जब ग्राफ होता है तो उस ग्राफ में जो स्लोप होता है ग्राफ का वो आपका बताता है कि रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, कितनी तेज़ी से कोई वैल्यू या कोई पैरामीटर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे इस ग्राफ में, ठीक है, अगर हम येलो वाला ओजाइव देखें, ठीक है, जो हमारा लेस देन ओजाइव है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ये 0 से जब क्या कहते हैं जो नंबर ऑफ जो आपका मार्क्स है वो 0 से 10 बढ़ रहा है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 0 से 5 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट का जो स्लोप है वो थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ा कम बेंड है, ये एंगल कम है। बट जब आप 10 से 20 जा रहे हो, जब आपके मार्क्स जो है वो 10 से 20 जा रहे हैं,
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ का जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा है, ग्राफ थोड़ा स्टीप हुआ है, ठीक है, स्टीप हुआ है, उसका एंगल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। अभी जैसे यहाँ पे जो एंगल था और यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जैसे अगर मान लीजिए ये एंगल θ1 है और ये वाला जो एंगल है ये θ2 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो θ1 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे ग्राफ का स्लोप कम था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मार्क्स आपके 10 से 20 हुए हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्टीपली इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि 10 से 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी या रेपिडली इंक्रीज करी होगी। इस इंटरवल में 10 से 20 वाले इंटरवल में ज़्यादा बच्चे हमारे आ रहे हैं, इसीलिए राइज जो है वो ज़्यादा है, स्टीप इंक्रीज है। उसके बाद अगेन आप देखोगे कि ग्राफ का स्लोप वापस से घट गया है, ठीक है। अगेन जब आप 20 से 30 वाले रेंज में जा रहे हो तो ग्राफ का स्लोप वापस से घट गया है, अब थोड़ा स्लो इंक्रीज़ है और फिर आगे भी जो है हमारा इंक्रीज़ जो है वो थोड़ा स्लो है। फास्टेस्ट इंक्रीज़ हमारा कहाँ पे आया? फास्टेस्ट इंक्रीज़ जो है हमारा 10 से 20 वाले रेंज में आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे आपके वो 10 से 20 वाले मार्क्स के रेंज में होंगे। और अगर अगेन आप वापस अगर जाके देखोगे तो हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 से 20 वाले रेंज में ही आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे हाईएस्ट है 12, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे सेम चीज़ जो है, सेम डेटा को हम इंस्टेड ऑफ शोइंग नंबर्स, ठीक है, उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म से जब कोई ग्राफ को देखता है तो वो उसको ईजिली इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट कोई ग्राफ जब देखता है तो वो एक ईजी मेथड होता है किसी को देख के समझाने का कि किसी डेटा का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक। ग्राफिकली जो है चीज़ें देखना इट्स मोर ईजियर, इसीलिए हम ओजाइव यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो आपको मेथड्स सिखाए थे, जैसे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सेम ही डेटा को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट विजुअल डिस्क्रिप्शन था डेटा का, ठीक है। आगे की वीडियोस में हम और भी विजुअल डिस्क्रिप्शंस जैसे कि हिस्टोग्राम्स और बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक हमारा क्या कहते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन का एक मेथड था जिसको हम ओजाइव कहते हैं। ओके, फाइनली इस वीडियो के एंड में हमने आपको पिछली वीडियो में एक एक्सरसाइज करने के लिए दिया था जहाँ पे हमने 40 इंजीनियर्स का उनके वर्क प्लेस से डिस्टेंस बताया था इन किलोमीटर्स, और आपसे बोला था कि आप एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, ठीक है, जिसमें पहला जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 5 है विद 5 नॉट इंक्लूडेड। 5 नॉट इंक्लूडेड का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हमें एक एक्सक्लूसिव जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, ठीक है। और उसका आंसर देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये मैंने एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है विद द फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग 0 to 5। आप अगर आपने पिछले वो वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अपना आंसर आप मैच कर सकते हो। एंड अब इस डेटा का यूज़ करते हुए आप जो है क्या करेंगे, सेम डेटा का यूज़ करते हुए लेस दैन एंड मोर दैन ओजाइव आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या कहते हैं, पहले लेस दैन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है, और फिर उस लेस दैन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो आपने टेबल बनाया है उससे आप लेस दैन एंड मोर देन ओजाइव बनाएंगे उसी मेथड से जिस तरह मेथड को हमने इस वीडियो में दिखाया है, ठीक है। तो ये अगेन आप सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और इस वीडियो को हम इतना रखते हैं, यहाँ पे हमने ओजाइव कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा प्रेजेंटेशन के और भी तरीके देखेंगे। ओके।